गाइस ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में मैं आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका था और मोज़ले का एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ से आप उसको देखिए, समझिए, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना समझाना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आप उसको उठाइए, उसको वहाँ से समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पीरियोडिसिटी में डिस्कस करेंगे वो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं 11th वाले मेरे बच्चे, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी दी थी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिसिटी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास। तो ये था नया पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट, नया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखिए इनको हम किस किस ब्लॉक में बांटते हैं। हम इसको एस ब्लॉक में बांटते हैं, हम इसको पी ब्लॉक में बांटते हैं, हम इसको डी ब्लॉक में बांटते हैं और हम इसको एफ ब्लॉक में बांटते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक को मोस्टली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें हमारे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं, जो कि मोस्टली क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP1 to 6 होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनके ग्रुप नंबर पे, उनके पीरियड नंबर पे। ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि ये 9-10 से ही पढ़ाया जाता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। और इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलती है वो मिलती है N-1 D1 to 10 NS2। और याद रखिएगा कि जब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। और एफ सबशेल नॉर्मली ही क्लियर है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, NF1 to 14 तक जाती है। इसमें NS2 और NP क्या होते हैं, डी भी इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप नंबर वो क्या करता है, वेरी करता है। उसके बारे में हम लोग इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करता। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिटेल में तब समझाऊंगा जब मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब अगर हम इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें कि हम कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल का समझने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, उन रूल्स को याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं उनके स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 101% आएगा, ठीक है। कैसे समझते हैं, चलिए देखिए। अगर हम जीरो टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे निल, 1 के हम यूज़ करते हैं अन, ठीक है। 2 के लिए यूज़ करेंगे बाई, 3 के लिए यूज़ करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज़ करेंगे टेट्रा या हेप्टा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 के लिए यूज़ करेंगे हम पेंटा, 6 के लिए यूज़ करेंगे हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा यूज़ करते हैं, 7 के लिए यूज़ करते हैं सेप्टा या हेप्टा, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हेप्टा। 8 के लिए यूज़ करते हैं ऑक्टा, 9 के लिए यूज़ करते हैं नोना, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको इस्तेमाल करें और इनको समझने की कोशिश करें कि आखिर हम कैसे इसको अपने कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट में से सबसे पहले ए हटा देना है, क्योंकि ये सिर्फ नंबरिंग है। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम ए नहीं यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको सपोज करो 110 का हमको नॉमेनक्लेचर लिखना है, हमको किसका लिखना है, 110 का नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। 1 क्या आता है, अन,
दूसरा वाला भी वन क्या है अन, और दूसरा क्या है निल। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे अन, अन, निल, और लास्ट में हम हमेशा लगाते हैं IUM। क्या लगाते हैं बेटा? IUM। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन अननिलियम। क्या नाम हो जाएगा? अन अननिलियम। इसी तरह अगर हम उठाएं 1 1 2, तो 1 1 2 का जो होगा वो बाई आता है, इसका अन, इसका अन, इसका क्या होगा? बाई। तो इसका जो नाम आएगा बेटा वो क्या आएगा? अन अन बाईयम। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो हम 107 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 107 लेते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या करेंगे? अन, पहला याद रखिएगा कैपिटल में लिखेंगे, अन निल हेप्टियम या सेप्टियम। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये अक्सर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। जो बच्चे स्कूल में हैं, जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कब कहाँ से कैसा आएगा हम ये नहीं जानते। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हुए हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मोस्टली किससे बने होते हैं? अल्कली मेटल से और अल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ, और इनको हम लोग मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेन ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनके जो सबसे कॉमन एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं? ये ध्यान से बताइए। सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सभी क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब अगर हम इनको फ्लेम टेस्ट से पास करें तो सोडियम के लिए हमको कौन सा कलर मिलेगा? ऑरेंज कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा बेटा? सोडियम के लिए हमको ऑरेंज कलर मिलेगा। पोटेशियम अपने नाम से ही क्लियर है, हमको कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा बेटा? पिंक कलर देगा। सोडियम के लिए ऑरेंज कलर मिलेगा फ्लेम टेस्ट में, पोटेशियम के लिए पिंक कलर मिलेगा, रुबिडियम के लिए हमको क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा, और सीजियम के लिए मोस्टली वायलेट या ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कलर एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? कलर हमेशा आता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। किससे आता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। किससे आता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या, इस बात को समझिए। जैसा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर एटम की एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट होती क्या है पहले ये समझिए। अगर एक एटम है, सपोज करिए उसके पास 2 सबशेल्स हैं या 2 उसके पास ऑर्बिट है, तो नीचे वाली ऑर्बिट ग्राउंड की तरह बिहेव करेगी और ऊपर वाली किसकी तरह बिहेव करेगी? एक्साइटेड की तरह। तो अब सपोज करिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, आपको मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होके ऊपर जाएगा। हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट ये चल रहा है, एनर्जी क्या है? क्वांटाइज है। जब क्वांटाइज है तो ये जंप करके कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, वो जंप करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट S0 से S1 तक किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अगर आप बॉल को भी ऊपर फेंकते हैं तो वो पलट के कहाँ आती है? नीचे आती है, वो हमेशा ऊपर नहीं टंगी होती है। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्मेट ऑफ hν, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी लूज करेगा और बची हुई एनर्जी क्या करके लेके आएगा नीचे। तो सपोज करो जब ये ऊपर जाएगा तो पहली बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ऊपर जाने पे। जैसे तुम जब घर में होते हो तो तुम्हारे ड्रेस अलग होते हैं, और जब तुम स्कूल में होते हो तो तुम्हारे ड्रेस अलग होते हैं। स्कूल में जिस एनर्जी से जाते हो उस एनर्जी से घर पे नहीं होते, और घर पे जिस एनर्जी से होते हो उस एनर्जी से आप स्कूल में नहीं होते हैं। तो समझ लो कि ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। घर पे तुम घर की ड्रेस में हो, स्कूल पे तुम स्कूल की ड्रेस में हो, लेकिन जब वापस घर आते हो तो स्कूल की ड्रेस निकाल के वापस अपने घर की ड्रेस में चले आते हो। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जिस स्पिन में ग्राउंड स्टेट में होता है उस स्पिन में एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है, स्पिन चेंज करता है। जब वापस नीचे आता है तो फिर से वो अपनी स्पिन को क्या कर लेता है? रिटेन कर लेता है। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है कि कुछ डिफरेंट एनर्जी ये क्या करेगा? एमिट करेगा, hν'। ठीक है, H चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हम इसको म्यू और म्यू डैश के कॉन्सेप्ट में समझते हैं। म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू डैश, तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का 1/λ भी क्या होगा? नॉट इक्वल होगा। दैट 1/λ इज नॉट इक्वल टू 1/λ डैश।
तो जो कलर की लाइट एच न्यू होगी, क्या उसी कलर की लाइट आपको एच न्यू डैश मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ म्यू लैम्डा है और इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा डैश है। वेवलेंथ वेरी कर चुकी है। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन पे पढ़ाया था कि लाइट जो आ रही है वो व्हाइट कलर की आ रही है मेरे शर्ट पे, लेकिन जो कलर आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? ब्लूइश कलर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का कुछ पोर्शन क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है, और जो वेवलेंथ मेरी शर्ट से एमिट हो रही है वो किस रीजन से है? वो ब्लू रीजन से है, इसलिए मेरा कलर क्या है? ब्लू नजर आ रहा है शर्ट का। ठीक है, अब देखिए कुछ बदतमीज बच्चे भी होते हैं जो कि स्कूल जाने के नाम पे स्कूल ना जाके सिनेमा हॉल चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। आप लोग जैसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो उन बच्चों ने सिनेमा हॉल जाना चूज किया। अचानक से क्या हुआ, मान लो 50 बच्चे सिनेमा हॉल भाग गए चोरी छुपे बंक करके, अचानक से उनके पेरेंट्स को पता चल गया, तो क्या करेंगे? वो जम के पिटाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भरपूर करेंगे। लेकिन 50 बच्चों की पिटाई हॉल में एक साथ तो नहीं हो सकती, बारी बारी से होगी। तो जब बारी बारी से होगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ना आके बारी बारी से नीचे आएंगे। मतलब यहाँ पे जो एमिशन, जो भी एक्साइटेशन एमिशन इंस्टेंट हो रहा था, यहाँ पे जो एमिशन और एक्साइटेशन होगा वो क्या होगा? वो डिलेड होगा, वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आएंगे, एक एक बाई स्टेप धीरे धीरे नीचे वो आना शुरू करेंगे। तो जब वो नीचे आना शुरू करेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर से उनकी स्पिन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की वजह से दो अलग अलग फिनोमेनन हमारे सामने आते हैं। जहाँ पे इंस्टेंट एमिशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस, जो कि मैं आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आपको फॉस्फोरेसेंस भी बताया था, जहाँ पे डिलेड एमिशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो आई होप कि अब आप फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जैबलोंस्की डायग्राम में आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि ये सिंगलेट स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जेईई एडवांस में ये पूछ चुका है क्वेश्चन 2017-18 के पेपर्स में, आप देखिए वो पूछ चुका है। इसलिए मैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको S0 बोलते हैं, इसको S1 बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं T1। ट्रिपलेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अपने नोट्स में डिस्कस कर दूंगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ के मुझसे क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्राउंड स्टेट में, वो एक्साइट होके ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब वो नीचे आता है, अगर ये एमिशन इंस्टेंट है तो फ्लोरोसेंस होगा, लेकिन अगर वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं, जैसे कि वो स्कूल में जाके मूवी के लिए भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, मार खाते हैं, धीरे धीरे घर वापस आते हैं, उसको ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ये फ्लोरोसेंस डिलेड होगा, ये एमिशन डिलेड होगा, इसलिए इसको फ्लोरोसेंस न नाम देके हम क्या नाम देते हैं? फॉस्फोरेसेंस। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंधेरे में रेडियम वाली घड़ी चमकती है, रेडियम नहीं होता है उसमें इसी तरह के फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं जो कि धीरे धीरे अपनी लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं, और इसी वजह से वो अंधेरे में क्या करता है? ग्लो करता है। ठीक है, आई होप अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अल्कली मेटल कलर्स क्यों शो करते हैं फ्लेम कलरेशन में, या कोई भी मेटल फ्लेम कलरेशन में क्यों कलर शो करता है, ये आपके प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है। इसका फिनोमेनन मैंने आपको समझा दिया है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एस ब्लॉक को टेकअप करेंगे और सभी ग्रुप्स की जो कॉमन स्ट्रैटेजी है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, उनको हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।